सो हेलो, इन टुडेज लेक्चर एक क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू टू द लास्ट लेक्चर। हम ब्लॉक अन ब्लॉक के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हैंडल करते हैं। यहाँ पे 2 kg और 4 kg का ब्लॉक है, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, बट स्लाइट डिफरेंस हियर इज दैट नीचे वाला सरफेस हमने रफ कंसिडर किया है और उसका फ्रिक्शन फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1 और ये ब्लॉक का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5। हम नीचे एफ फोर्स लगा रहे हैं और हमें पूछा है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन विच द बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, इसका हमें कंडीशन बताओ, इसकी फोर्स की वैल्यू बताओ जो 4 kg के ऊपर हम लगा रहे हैं। सो हमने 2 kg की एफबीडी निकाली सबसे पहले, ताकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जानकारी ले लें और यहाँ से इसका एक्सेलरेशन कितना है उसकी इंफॉर्मेशन ले लें। सो F2 फ्रिक्शन फोर्स 2 kg के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसको F2 से इंडिकेट कर रहा हूँ। μ2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इंटू n इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg, वो कितनी होगी 20। सो इसको 20 इंटू 0.5 दैट इज 10 न्यूटन। So maximum, that is limiting friction force, this is limiting friction force is 10 Newton। अच्छा, so maximum acceleration find out कर लेते हैं। So this is the maximum acceleration of 2 kg block। So हमने F is equals to ma किया, एक ही फोर्स लग रहा है 2 kg के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, V is equals to ma, मास 2 kg है उसका। So 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन for 2 kg so that they both will move together, because if you produce more acceleration, that is 6 meter per second square, then the relative sliding will occur between these two blocks। ठीक है, so ये लिटमस टेस्ट पेपर है हमारी 10 न्यूटन एंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों का कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ दे हैव टू मूव टुगेदर। सो देन हम चले अभी कंबाइंड मास, दैट इज कंबाइंड एफबीडी निकाला हमने 4 + 2 दैट इज 6 kg। ये द नीचे वाला सरफेस इज रफ, तो एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा F1। जब हम कंबाइन एफबीडी निकालते हैं तो इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लेंगे, बिकॉज दैट इज इंटरनल फोर्स, हमें एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट करना है, वो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होते हैं हमेशा इंटरनल फोर्सेस। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस फ्रिक्शन फोर्स व्हेन वी ड्रॉ द कंबाइंड मास। सो एक्सटर्नल फोर्स F और फ्रिक्शन फोर्स नीचे सरफेस के लिए F1 दिखा दिया, इज इक्वल्स टू ma। सो ये इक्वेशन आ जाएगा, उसके लिए मुझे F की वैल्यू लगेगी, तो मैंने F की वैल्यू यहाँ निकाली, F1 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू 60, दैट इज यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ये नीचे वाले सरफेस से ये ब्लॉक के ऊपर, दैट विल बी 4 + 2 6 kg इंटू 10 दैट इज 60 न्यूटन। सो F1 इज 6 न्यूटन, सो दिस इज 6 न्यूटन, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 न्यूटन। सो F की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और एक्सेलरेशन कितना है, कंबाइंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी गॉट द आंसर एज 36 न्यूटन। F इज इक्वल्स टू 36 न्यूटन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज कवर्ड। अभी मेरा एक सवाल है फॉर कंटिन्यू टू दिस सेम क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं। इन प्रीवियस क्वेश्चन up to what value of force both block will not move at all। एक भी ब्लॉक मूव नहीं होगा, ऐसी फोर्स की वैल्यू बता सकते हो क्या तुम, दैट द नो ब्लॉक विल मूव, वो निकालने के लिए क्या करो? 10 न्यूटन फ्रिक्शन। 10 न्यूटन, अच्छा, और कोई? लेस देन लिमिटिंग फोर्स, मतलब 10 न्यूटन से कम। 10 न्यूटन से कम, अच्छा। 10 न्यूटन से कम। मैं F की वैल्यू जानना चाहता हूँ, दिस F की नहीं वैल्यू सर, अगर 6 कितनी न्यूटन से होगी? कम। 6 न्यूटन। यस, 6 न्यूटन सर। क्योंकि 6 हमें ये न्यूटन। सरफेस, क्योंकि हम वो फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं 4 kg के ऊपर, और ये सरफेस कितना डिमांड करता है फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम ये सरफेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है 6 न्यूटन। तो तुम लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक। सो ग्राउंड से ब्लॉक को मूव करने के लिए कम से कम तुम्हें कितना फोर्स लगाना है 6 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी लिख लो 6 न्यूटन। आंसर इज 6 न्यूटन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 6 न्यूटन।
सो हम लिख सकते हैं सो 0 टू F की वैल्यू अगर 6 न्यूटन तक है देन बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन लिख सकते हो। और हम लिख सकते हैं अगर फोर्स 6 न्यूटन से लेकर कितना हो 36 न्यूटन तक हो, बॉडी विल मूव टुगेदर, बॉडी विल मूव टुगेदर। थर्ड सिचुएशन, अगर F की वैल्यू 36 से ग्रेटर हो, बॉडी विल नॉट मूव टुगेदर, ब्रैकेट में रिलेटिव स्लाइडिंग विल ऑकर, विल ऑकर। ठीक है, ये पूरी समरी है। अब कोई भी क्वेश्चन तुम 7 mg होना चाहिए ना? नहीं, उसका सिर्फ रिएक्शन पूछा है हमें, टोटल फोर्स नहीं पूछा है। दे आस्क्ड ओनली द रिएक्शन फोर्स ऑन 5th kg बाय 4th kg। तो ये देखो, ये 1 1 2 3 4 5 6, तो 5 kg को भी कंसिडर किया है ना हमने, इसलिए तो 6 mg आया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पज मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम इसको बाद में देखोगे तो तुम उसे समझ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे था क्रिकेट का बॉल, अ क्रिकेट बॉल ऑफ 500 ग्राम कोलाइड्स विद अ बैट विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, रिटर्न विद द सेम स्पीड विद 0.01 सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द बैट। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड से बॉल हिट कर रहा है, ये बैट है, और वही स्पीड से रिटर्न जा रहा है। और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट हो रहा है दोनों बॉल और बैट के बीच में? 0.01 सेकेंड। ठीक है, सो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? mv2 माइनस mv1। सो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें पता है 2mv मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है। तो इसलिए यहाँ पे करोगे तो 0.5 इंटू 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 0.01 करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 1500। ठीक है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था 1 रुपीज के 10 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 कॉइन हमने रखे एक दूसरे के ऊपर, और बोला है कि रिएक्शन ऑफ 4th कॉइन, ये 4th कॉइन जो है नीचे से 1 2 3 4 नीचे से जो 4th कॉइन है वो 5th वाले कॉइन मतलब उसके ऊपर वाले कॉइन के ऊपर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो पहले तो 4th वाला कॉइन 5th वाले कॉइन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा क्या नीचे? तो हमने कहा वो ऊपर लगाएगा, क्योंकि ये सारे डब्बे उसको नीचे दबा रहे हैं। तो ये जो n रहेगा, दिस इज n, सो जो ये जो n है वो n किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। और ये टोटल मास कितना होगा? ये टोटल मास 4 kg के ऊपर कितना है? 1 2 3 4 5 6 mg इज द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये 6 mg नीचे की तरफ हुआ, क्योंकि 4 kg के ऊपर कितने मास है? 6 मासेस है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 मासेस का वेट कितना होगा? 6 mg। ओके, सो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन विल बी 6 mg। किसके ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन? ये दोनों के ऊपर लग रही है, 4 kg के ऊपर नीचे की तरफ और 5th kg के ऊपर की तरफ। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 6 mg। नाउ ऑन दिस क्वेश्चन, force time graph of the motion of a body is shown in this diagram. The change in momentum of the body between 0 to 10 सेकेंड। सो जैसे ही तुम्हें फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखे तो दिमाग में इम्पल्स का ख्याल लेके आना। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज ऑल्सो नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो चेंज इन मोमेंटम का आंसर इम्पल्स से निकालता है। और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम होता है, ये भी हमने देखा था कॉन्सेप्ट में। और ग्राफिकली इम्पल्स कैसे निकालते हैं? तो इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो। ये एक कर्व और ये दूसरा कर्व, ये वाला ट्रायंगल शेप है, दिस इज ट्रायंगल, और ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि इम्पल्स मोमेंटम सभी वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 8, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा। हाइट कितनी है इसकी? 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। माइनस करेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। ये क्या है? रेक्टेंगल है,
तो ये कितना है इसका, ये डिस्टेंस कितना है 10 माइनस 8 दैट इज 2, इसलिए 2 लिखा, इंटू इसकी ये ब्रेड्थ कितनी है 1, तो 1 लिखा, एंड हमारा आंसर आ गया 6 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है सबको बच्चों? हाँ सर। यस, चलो आगे। हाँ ऑलराइट, सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ हाँ, बॉडी sir. ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये इंक्लाइन प्लेन पे हमने डब्बा रख दिया है, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और इसके ऊपर हम ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स दबा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये रेस्ट में रहे। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओगे तो सर नीचे स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें इसको रोक के रखना है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अच्छा, ये सिचुएशन में बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर जो नेट नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी लगेगी वो पूछा है। हमने कहा ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ये सरफेस लगाएगा, किसके ऊपर, ये ब्लॉक के ऊपर। तो हमने नीचे एफ निकाली इसकी, यहाँ गौर से देखना बेटा, एफ एम जी नीचे लगता है, अगर ये 45 डिग्री तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और ये एंगल जो फोर्स है, फोर्स यहाँ से लगाया था, उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके इधर से दिखा सकता हूँ, यस दिखा सकते हैं। इस फोर्स के भी हम दो कंपोनेंट लेंगे, वी टेक 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स, एक इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक और एक परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ये समझना जरूरी है तुम्हारे लिए कि हमने किसके कंपोनेंट लिए, एम जी नीचे लग रहा था और एफ फोर्स राइट में लग रहा था, इन दोनों के, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही थी, ऊपर लग रही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एम जी के कंपोनेंट लिए, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री, क्योंकि ये भी उसके पैरेलल लाइन के ऊपर ही लगाया है, दिस इज अ ट्रांसफर एंड दीज आर 2 पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल भी 45 होगा। स्टेप 1 क्लियर। अभी हम एम जी के कंपोनेंट्स लेंगे, किसके अलोंग, इसके डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ये कंपोनेंट आ गया इसका एम जी कॉस 45 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा एम जी साइन 45 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी दूसरा फोर्स के 2 कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन, इस तरीके से लिया ताकि एफ बीच में आ जाए, तो ये ऊपर आ जाएगा एक कंपोनेंट, और थीटा हम ऊपर से मेजर कर रहे हैं तो ये एफ कॉस 45 होगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, एफ साइन 45 डिग्री। अभी क्या करना है, अभी नॉर्मल रिएक्शन पूछी है यहाँ पे, तो कौन सा डायरेक्शन वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दिस वन, ये डायरेक्शन का हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये बैलेंस करेगा। सो एन विल बी इक्वल्स टू एफ साइन 45 प्लस एम जी कॉस 45, एन इज इक्वल्स टू एफ साइन 45 प्लस एम कॉस 45, एम जी कॉस 45। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इक्वल टू किया, वैल्यूज पुट कर दी हमने यहाँ पे, एफ की वैल्यू दी थी, साइन 45 की वैल्यू दी थी, एम जी की वैल्यू है, वो सभी पुट करने के बाद नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर आ गई 10√2। सो यहाँ पे ये जो एफ फोर्स है, एफ फोर्स के कारण एक एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन एफ साइन 45 वाली इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन कितना है, 10√2, 10√2 वाला कौन सा है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलो क्लियर है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक फिगर दी है, अच्छा ये वेज है और उसके ऊपर एक छोटा एम ब्लॉक रखा हुआ है, द प्लेट इज सडनली, और ये प्लेट के ऊपर रखा है, ठीक है, द प्लेट इज सडनली रिमूव्ड एंड द सिस्टम बी एंड ए इज अलाउड टू फॉल फ्रीली निग्लेक्टिंग एनी फोर्स ड्यू टू एयर, देन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम प्लेट को ऐसा स्लाइड कर दो, खींच लो, तो क्या होगा, तो ये प्लेट के साथ ये ब्लॉक भी थोड़ा मूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कांटेक्ट टूट जाएगा। जब ए और बी ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, उस केस में 0 हो जाएगी। तो एम ब्लॉक अपना अपना नीचे गिर जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, बी ब्लॉक, तो ए और बी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन 0, क्योंकि ये हवा में गिरेगा, नीचे नीचे जाते जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 0, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ अ सर। बॉल इज सस्पेंडेड ऑन अ थ्रेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार, सीधा मैं यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ पे हमने ये कार के अंदर एक बॉल लटकाया हुआ है, ठीक है, और ये ट्रेन या कार चल रही है एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। अ
अ बॉल इज सस्पेंडेड ऑन अ थ्रेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ कार, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक दबाया इसने, स्पीड ऑफ कार चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 5/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड पहले स्पीड थी गाड़ी की, ब्रेक दबाया, कम हो गई स्पीड 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें रिटार्डेशन मिल जाएगा। और कितना टाइम में हुआ ये? 3 सेकेंड में ऐसा हुआ। हमें पूछ रहे द एंगल ऑफ द थ्रेड विल डेविएट वर्टिकली, मतलब जब गाड़ी चल रही थी तब ये जो पेंडुलम से बॉल लटका हुआ था वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। जैसे ही हमने ब्रेक दबाया ये पीछे की तरफ झुकना स्टार्ट हो गया। लेट्स से जैसे ही ब्रेक दबाया ये पीछे आ गया बॉल, और जिसने एंगल फॉर्म किया थीटा, ठीक है। सो गाड़ी का एक्सेलरेशन है आगे, ठीक है, मतलब रिटार्ड होगी वो, तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे हम। ये जो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन है वो कैसे फाइंड आउट करोगे तुम? a इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन टी। सो इनडायरेक्टली उन्होंने वेलोसिटी और टाइम दे दिया था ताकि तुम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10/9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे 5 माइनस 5/3, और टाइम कितना है? दैट इज 1/3। तो ये पुट कर दिया हमने। टाइम कितना है? 3 सेकेंड, वो टी यहाँ पे पुट कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुम्हें पता है हमें अंदर से देखना है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करेंगे। तो एक स्यूडो फोर्स हमने लगा दिया इसके ऊपर पीछे की तरफ ma। तो अगर यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? टी का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एक ऊपर आ जाएगा और एक राइट में आ जाएगा, एक mg नीचे आ जाएगा और एक कंपोनेंट स्यूडो फोर्स पीछे आ जाएगा ma। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? ये राइट वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये ऊपर वाला भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा mg टी कॉस थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट, और ये नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। बेटा ये नीचे से एंगल थीटा दिया है ना, तो उसको अगर ऊपर से निकालोगे तो ये वर्टिकल के साथ थीटा बताएगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा। इस टी के मैं 2 कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये वाला जो टी है लग रहा है टी, उसके 2 कंपोनेंट, एक ऊपर में टी कॉस थीटा और एक राइट में टी साइन थीटा। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा इसका? पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इक्विलिब्रियम में कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। हॉरिजॉन्टल से एक मिला मुझे, ये टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। दोनों को डिवाइड किया, टी और टी चला गया, एम और एम चला जाएगा, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा? टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, वो यहाँ पे लिखा है। ए और ए बाई जी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई 10/9, जी की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो 10 और 10 के आंसर 1/9 इज दी टैन थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा टैन इनवर्स 1/9। जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, टैन इनवर्स 1/9, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, इसे वीडियो में फिर से दोबारा देख लेना अगर नहीं समझा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच केस अ वेट कैन बी हंग्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 वेज बाय यूजिंग द सेम स्ट्रिंग। अलग अलग तरीके से हमने इसको हैंग किया है। विच केस इज स्ट्रिंग मोर लाइकली टू ब्रेक, तो चारों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे इसके ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? तो जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा क्रिएट होगा वहां पे ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, गलती से यहाँ पे बी आ गया है इसका आंसर, सो बी इज नॉट द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों सी करेक्ट है? एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, मैंने यहाँ पे नीचे फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, सी ब्लॉक को लिया, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी मानते हैं हम, ठीक है। सो अगर इसके हम कंपोनेंट लेते हैं, सो ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा टी कॉस थीटा ऊपर, और राइट वाला थ्रेड है उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। नीचे कौन सा लग रहा है? एम जी लग रहा है, ठीक है। सो ऊपर कितना टोटल टेंशन फोर्स? 2t कॉस थीटा, और नीचे कितना फोर्स है? नीचे है mg, करेक्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं 2t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि ये रेस्ट में है। सो मैंने लिखा 2t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। सो यहाँ से t की इक्वेशन में हम फ्रेम करते हैं t इज इक्वल्स टू mg अपॉन 2 कॉस थीटा। अच्छा, अभी यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि टेंशन कब ज्यादा होगा? इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट किया और थीटा इज इक्वल्स टू मैंने 90 डिग्री पुट किया,
मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 से अगर मैं 90 डिग्री जा रहा हूँ तो कॉस थीटा बढ़ेगा या कम होगा? कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? जब मैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करता हूँ कॉस थीटा कितना आता है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना आता है कॉस थीटा? कॉस 90 डिग्री पे 0 आता है। मतलब जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। और डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना टी की वैल्यू बढ़ी। देखो दो तीन चीजें यहाँ से पता करनी है, ध्यान देना यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गया, पहली चीज ये क्लियर होगी, ये इक्वेशन आ गया टी इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन 2 कॉस थीटा। टेंशन कब ज्यादा होगा? टेंशन कब ज्यादा होगा? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। सो कोई भी नंबर, अरे क्या बोल दिया, सो कोई भी नंबर बड़ा कब होता है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा होता है। मतलब मुझे बताओ 3/2 बड़ा या 3/5 बड़ा, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? जल्दी 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 ये बोलो, 3/2। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर टेंशन को, यही लॉजिक लगा के टेंशन अगर कौन से सिचुएशन में ज्यादा है वो देखना है, तो जिस किस सिचुएशन में डिनोमिनेटर छोटा हो वो सिचुएशन में टेंशन ज्यादा होगा। सो डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिनोमिनेटर छोटा कैसे हो सकता है? 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखा कॉस थीटा। सो कॉस थीटा को अगर छोटा करना है तो मुझे थीटा देखना पड़ेगा। सो मैंने देखा कि कॉस थीटा छोटा कब होगा? जब थीटा सबसे बड़ा होगा। मतलब थीटा की वैल्यू जहां पे बड़ी होगी वहां पे कॉस थीटा छोटा होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं वर्ड थीटा। फाइन, आगे वापस शेयर मी द स्क्रीन। राइट, तो मैं लिख रहा था, स्क्रीन आ गई क्या? वापस देखो। हाँ, अगर क्या लिख रहा था मैं, थीटा, थीटा अगर छोटा होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा, ठीक है। चलो ये लाइनर याद रखना और वो लाइनर हम यहाँ लगा देंगे नीचे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर छोटा करना है हमें, राइट। तो टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो थीटा अगर छोटा होगा तो कॉस थीटा बड़ा होगा, और उसका उल्टा लिखना पड़ेगा हमें इस सिचुएशन के लिए। थीटा अगर बड़ा होगा, थीटा अगर बड़ा होगा तो कॉस थीटा छोटा होगा, ठीक है। तो हमें कॉस थीटा को छोटा करना है या बड़ा करना है ये सिचुएशन में? ये ग्रीन कलर सिलेक्ट करूं या ब्लू कलर के साथ चलना है इस सिचुएशन के लिए? ब्लू कलर, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर छोटा करना है। डिनोमिनेटर छोटा करना है मतलब कॉस थीटा को छोटा करना है। तो कॉस थीटा छोटा कब होगा? जो सिचुएशन में थीटा बड़ा होगा। तो ऐसी चारों में कौन सी सिचुएशन है जहां पे थीटा सबसे बड़ा हो रहा है? सी इज द सिचुएशन वेयर थीटा इज द लार्जेस्ट, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको रिकॉर्डिंग में फिर से देख लेना। ये वाली कॉन्सेप्ट जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर छोटा बड़ा वाली कॉन्सेप्ट हमें बार बार मिलेगी हर एक टॉपिक में, ठीक है। तो मैं आगे का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। लेट मी डिस्कनेक्ट क्योंकि बैटरी लो हो गई है। रिकॉर्डिंग पॉज कर, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन में देखो बेटा, द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ इफ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम निकाल नहीं सकते एफ इज इक्वल्स टू ये एम ए स्टेटमेंट। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए लाने के लिए हमें एम बाहर रखना पड़ेगा। पी इज इक्वल्स टू एम ही पता है हमें सबको, तो एम बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे डी वी बाई डी टी, तब जाके एफ इज इक्वल्स टू हमें एम ए मिलेगा। मतलब अगर एम कांस्टेंट होगा, यहाँ पे मास कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी चेंज होगी, तब एफ इज इक्वल्स टू एम ए बनेगा। हेंस अगर मास टाइम के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब मास टाइम के हिसाब से चेंज होगा, तब ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए इज वैलिड व्हेन द मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, ठीक है। तो ये वैलिड कब नहीं होगा? जब ये मास डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। फाइन, नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट, धड़ 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 40 ग्राम की बुलेट की गोली है क्या? हाँ, बुलेट का मास दिया है 40 ग्राम और 1200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलेगी। अ मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन गन। तो वो फोर्स लगाएगा ना उसको स्टेडी रखने के लिए, गन के ऊपर 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो जैसे बुलेट चलेगी, गन मैन को पीछे खींचेगी, मैन बुलेट के ऊपर आगे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? 144 न्यूटन। एक्शन रिएक्शन। और पूछ रहा है कि हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो कितनी बुलेट फायर कर पाएगा अगर वो स्टेडीली 144 न्यूटन का बुलेट के गन के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएम अपॉन डी टी, मास फायर्ड पर सेकेंड बाय गन, ये निकालेंगे कि एक सेकेंड में बुलेट कितनी बार हमने फायर की है। ठीक है, एक सेकेंड में 2 बुलेट फायर की है, एक सेकेंड में 3 बुलेट फायर की है, मतलब 3 बुलेट का मास प्रति सेकेंड कितना निकल रहा है बुलेट से, वो हमने निकाला। उसको हमने कहा डीएम अपॉन डी टी। वो क्या है? मास फायर्ड पर सेकेंड बाय द गन। ठीक है, उसको हम कैसा लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इंटू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। मास फायर्ड पर सेकेंड का ही मीनिंग क्या होगा? मास ऑफ बुलेट इंटू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। ठीक है, राइट। तो अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाए, एफ इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा बुलेट की, और बुलेट का मास चेंज हो रहा है, मतलब जो गन में से बुलेट निकल रही है प्रति सेकेंड वो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए हमने एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं लगाया, एफ इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी लगाया। फाइन, डी एम अपॉन डी टी को क्या लिखा हमने? मास ऑफ बुलेट इंटू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। तो यू आ गया यहाँ पे, डी एम अपॉन डी टी को मैंने लिखा एम बी इंटू एन। यहाँ से नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड वो मुझे फाइंड आउट करना था। एफ की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 144 न्यूटन, यू की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी दी है 1200 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ बुलेट भी दिया है 400 ग्राम, उसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल के आती है 3। सो दैट इज एक सेकेंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है? 3 बुलेट फायर हो रही है, जब ये 144 न्यूटन का फोर्स बुलेट के ऊपर, गन के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, फाइन। चलो आगे का क्वेश्चन देखो। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? दिस इज द फर्स्ट लॉ। अपने आप बॉडी मूव नहीं कर सकती या अपने आप बॉडी रुक भी नहीं सकती अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। फाइन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कॉलम दिया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हमें मैच करना है। पहले दिया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड रिकॉइल ऑफ गन। तो यहाँ पे बी कॉलम में दिया है हमें न्यूटन का थर्ड लॉ, इम्पल्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ एंड न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स ये किसने दी है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज कमिंग फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इनर्शिया से समझता है कि फोर्स कितना लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, ये समझता है। मेजर ऑफ फोर्स मतलब फॉर्मूला कहाँ से मिला हमें? हमें मिला न्यूटन के सेकेंड लॉ से, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ये क्या है? ये हो गया मेजर ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स फर्स्ट लॉ से, मेजर ऑफ फोर्स सेकेंड लॉ से। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स कहाँ से मिला हमें? इम्पल्स, हिटिंग, किकिंग, वहाँ से समझ में आता है ना कि तुम कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हो, दैट इज द इम्पल्स डिफाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, गन मेरे शोल्डर के ऊपर फोर्स लगाएगी, मैं गन के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, दैट डिपेंड्स अपॉन दी न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मेटल, मेटल ब्लॉक है जिसका मास 2 kg दिया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है, उसके ऊपर हमने पानी का जेट लगा दिया विद अ कांस्टेंट रेट 1 kg पर सेकेंड, और उसकी स्पीड है जेट की 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसका एक्सेलरेशन पूछा है हमें। तो यहाँ पे मास वेरी कर रहा है पानी का, दैट इज डी एम अपॉन डी टी हमें दिया है 1 kg, वेलोसिटी दी है हमें 2 kg, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से? F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स आया है 5, मास कितना है इस ब्लॉक का 2 इंटू एक्सेलरेशन इज a, सो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स निकालना था, इज इक्वल्स टू एम ए करेंगे, ये
फोर्स F किसके ऊपर लग रहा है, M ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और वो ब्लॉक का मास चेंज हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे dm अपॉन dt, तो ये फोर्स कौन लगा रहा था, ये जेट ऑफ वाटर लगा रही थी फोर्स, इसलिए यहाँ पे dm अपॉन dt लिया। और जब यहाँ पे हम ब्लॉक के ऊपर यही फोर्स ट्रांसमिट होगा तो F इज इक्वल टू ma लगा दिया हमने। कीप दिस थिंग इन माइंड। रॉकेट के क्वेश्चन में भी वही किया हमने। 1000 kg का फ्यूल बर्न हो रहा था 40 kg पर सेकेंड से, मतलब dm अपॉन dt कितना है 40। वेलोसिटी जो गैस की निकल रही है वो कितनी है 5 इंटू 10⁴, तो F यहाँ से निकाल दिया हमने, u इंटू डी एम अपॉन डी टी, 5 इंटू 10⁴ इंटू 40, दैट इज 2 इंटू 10⁶, एंड F इज इक्वल्स टू ma करेंगे, F इज इक्वल्स टू ma करेंगे। तो यहाँ पे F डायरेक्टली फोर्स ही पूछा है, तो इस 1000 kg का कोई मतलब नहीं बना। सो यहाँ से आंसर आया 2 इंटू 10⁶, दैट इज ऑप्शन सी। हाँ, अगर एक्सेलरेशन पूछते तो हम इसको करते F अपॉन m, तब मास का रोल आता है यहाँ पे, तो उसको करते हम 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये 10⁻³ हो जाता। सो 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन बन जाता, अगर क्वेश्चन में पूछते तो। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रोप ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडनली द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट अगर सडनली ब्रेक कर देंगे तो टेंशन टूट ही जाएगा ना। अगर यहाँ पे लिफ्ट है तो यहाँ पे टेंशन T है, इसको काट दो तो लिफ्ट के ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो टेंशन इन द लिफ्ट विल बी 0, क्योंकि सरफेस से कांटेक्ट ही टूट जाएगा। दिस विल बी इन द एयर, ये स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग, कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, इसलिए तो नीचे गिर रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास m मूव विद स्पीड v स्ट्राइक्स द नॉर्मली विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट बैक इफ t इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद द वॉल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। तो ये वॉल है, ये बॉल उसको हिट करेगा v वेलोसिटी से, हिट करने के बाद रिटर्न जा रहा है v वेलोसिटी से, और t टाइम के लिए इसमें कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अगर v ये डायरेक्शन पॉजिटिव ये डायरेक्शन निगेटिव है तो mv माइनस ऑफ माइनस mv डिवाइडेड बाय टाइम t, सो दैट इज 2 mv बाय t इज द force acting on the ball, and on the ball also equal and opposite, which is 2 mv upon t, that is option number A is correct. So these are the 15 questions we covered. Thank you so much.